आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्लिनिकल कंडीशंस ऑफ बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया के जो डिसऑर्डर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हाइपरकाइनेटिक, जिसके अंदर जो इनवॉलेंटरी या वॉलेंटरी मूवमेंट्स होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, वो फास्ट हो जाती हैं। और दूसरा होता है हाइपोकाइनेटिक, जिसके अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं वो स्लो हो जाती हैं। अब हमारे पास एक मूवमेंट आती है जिसको कहते हैं कोरिया। कोरिया क्या होती है? इनवॉलेंटरी जर्की मूवमेंट्स होती हैं और ये नॉन रिपीटिव होती हैं। अगर एग्जाम्पल में देखना है तो कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका चेहरा में ग्रीन फेस होता है, यानी ऐसी शैतानी मुस्कुराहट वाला चेहरा होता है। वो नेचुरली उनका चेहरा रहता है, यानी वो स्माइल इस तरह कर रहे होते हैं, तो वो उनका कोरियक मूवमेंट होती है। इसके अलावा जॉइंट्स की और लिम्स की जो मूवमेंट्स होती है इनवॉलेंट्री, वो कोरिया में आता है। अब ये जो पेशेंट है इसकी लिम्ब में इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रही हैं और ये कोरिक मूवमेंट्स होती हैं और इसको कोरिफॉर्म भी कहते हैं या कोरिया भी कहते हैं। इसके बाद आती है एथिटोसिस। एथिटोसिस जो होती है हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर हमारे जो डिजिट्स होते हैं, मोस्ट डिस्टल डिजिट्स होते हैं, वो हमारे पास मूव कर रहे होते हैं। इनवॉलेंटरी उनकी शेकिंग मूवमेंट हो रही होती है, ये उसके एक्सटेंसर और फ्लेक्सर मसल जो होते हैं ना, वो आपस में कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिससे हल्की सी मूवमेंट आ रही होती है। इसको हम एथिटोसिस कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हंटिंगटन डिसीज को। हंटिंगटन डिसीज क्या होती है? हंटिंगटन डिसीज होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, यानी ये जीन नंबर 4 के अंदर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि हंटिंगटन प्रोटीन होती है, उसमें ग्लूटामेट की रिपीटिव स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। CAG का कोड जो होगा रिपीटिवली प्रोड्यूस होता जाएगा, जिसकी वजह से जो ग्लूटामेट होता है वो एक्स्ट्रा ज्यादा आ जाता है इसके स्ट्रक्चर के अंदर, हाई हंटिंगटन प्रोटीन के अंदर, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर होगा, हंटिंगटन डिसऑर्डर होगा। हंटिंगटन डिसऑर्डर के अंदर क्या होगा, इसकी दो खास कैरेक्टरिस्टिक इसमें यह है कि एक जो डिस्टिल मूवमेंट्स हैं हमारी, वो इनवॉलेंटरी जर्की डिस्टिल मूवमेंट्स हो जाती हैं। फेस जो होता है वो ग्रीन स्माइल दे रहा होता है और साथ में हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है, यानी जो पेशेंट होगा उसकी मेमोरी लॉस हुई होगी और वो डिजिटल मूवमेंट्स, अपनी लिम्स की इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स, जर्की मूवमेंट्स कर रहा होगा। हंटिंग डिसीज का मेन रीजन क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि हमारे जो डोपामिन फाइबर्स हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। हाइपर एक्टिव क्यों होते हैं? हाइपर एक्टिव इसलिए होते हैं कि जो गैबा प्रोटीन्स होती हैं, हमारे गैबा न्यूरॉन्स होते हैं, वो इनहिबिट हो जाते हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है हंटिंगटन डिसीज के अंदर, जिसकी वजह से जो सब्सटेंशियल नाइग्रा जिन पे इनहिबिटरी इफेक्ट डाल रहा था वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा, यानी उसके जो इनहिबिटरी इफेक्ट होगा वो कुछ ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स हमारे पास प्रोड्यूस होती है। ये हमारी हंटिंगटन डिसीज थी। एक और बात, जो हमारी हंटिंगटन डिसीज होती है ये 40 टू 50 ईयर्स की एज के अंदर पेयर हो रही है, तो यानी इसका जो आंसर होता है 40 टू 50 ईयर या लेट एज होता है, और ये पर्सन जो होता है वो 15 टू 20 ईयर्स जो होते हैं वो सर्वाइव कर लेता है। अब हम बात करते हैं सीडेनहैम कोरिया के अंदर। इसके नाम से पता लग रहा है इनवॉलेंटरी मूवमेंट से क्योंकि कोरिया आ गया। ये हमारे चाइल्ड्स के अंदर होती है, ये जो इन्फेंट्स होते हैं, ये चिल्ड्रन होते हैं, उसके अंदर होती है। ये इसका प्रोड्यूस किस तरह होती है? अगर हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरिया का, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। यही एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के बेसल गैंग्लिया जो होते हैं, इनके ऊपर प्रोटीन होती है मेम्ब्रेन में, उनके खिलाफ भी उनका स्ट्रक्चर और स्ट्रेप्टोकोकल के जो एंटीजन का स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, तो एंटीबॉडीज उसके ऊपर एक्ट करती हैं और बेसल गैंग्लिया की डिस्ट्रक्शन कर देती है, जिसकी वजह से चिल्ड्रन के अंदर इनवॉलेंटरी जर्की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगी। और सिंड्रोम कोरिया की एक और खास कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो पेशेंट्स होते हैं वो फुली रिकवर्ड भी हो जाते हैं अगर उनको ट्रीटमेंट दिया जाए।
हेमिबिलिस्मस में क्या होता है कि एक साइड ऑफ द बॉडी है जो इफेक्टेड साइड है, उस साइड के अंदर जो इनवॉलेंटरी मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाएंगे, खासतौर हमारे प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द एक्सट्रीमिटी, यानी ये जो आर्म का प्रोक्सिमल पार्ट है, इसके अंदर इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। इसमें ये होगा कि जो लिम्ब होगी वो रेजिस्टेंस कम मूव करेगी और इनवॉलेंटरी जर्की या फ्लायल मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे। आपके हाथ जो होते हैं वो हिलना शुरू कर देते हैं। आगे मैं दिखाऊंगा कि किस तरह इसके हाथ हिल रहे हैं। इसके बाद इसकी जो मेन रीजन होती है वो ये होती है कि जो सब थैलेमिक न्यूक्लियाई होते हैं, इनमें लेजेंस प्रोड्यूस हो जाती हैं और इसकी वजह से हमारे क्या कहते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द लिम्ब के अंदर इनवॉलेंटरी मूवमेंट प्रोड्यूस होती हैं और इस कंडीशन को हम हेमिबिलिस्मस कहते हैं। अब ये हमारे पास हेमिबिलिस्मस का पेशेंट है। इसकी एक साइड जो होगी वॉलेंट्री मूवमेंट कर रही होगी, जबकि दूसरी साइड जो होगी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स कर रही होगी। जैसे इसकी लेफ़्ट साइड है वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स कर रही है, राइट साइड का हाथ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे प्रॉक्सिमल पार्ट में इश्यू है, जहाँ पे आर्म स्टार्ट होती है वहाँ पे लेफ़्ट साइड की हेमिबिलिस्मस हुआ है। अब ये जो चल रही है ये एक साइड से सही चल रही है, लेकिन एक साइड पे जर्की मूवमेंट्स हैं। तो ये पेशेंट है हेमिबिलिस्मस का एक पेशेंट है। अब पार्किंसन डिसीज के ऊपर आते हैं। पार्किंसन डिसीज क्या होती है कि एक ये हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर है और लेट 50s to 70s के अंदर ये प्रोड्यूस होता है इन और लेट 45 एज टू 55 ईयर्स की एज के अंदर पर्सन में प्रोड्यूस होता है। इसमें होता क्या है कि जो डोपामिन सिक्रीटिंग न्यूक्लियाई हैं और नर्व फाइबर्स उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। डोपामिन जो होगा वो सब्सटेंशिया नाइग्रा या ग्लोबस फ्लाइडस या पुटामैन की जब डिस्ट्रक्शन होती है तो उसकी वजह से पार्किंसन डिसीज होती है। पार्किंसन डिसीज की हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है ट्रेमर्स। पार्किंसन डिसीज में स्लो ट्रेमर्स प्रोड्यूस होते हैं और ये नॉर्मल अगर सेरिबेलम की डिसऑर्डर होता है उसमें भी हमारे ट्रेमर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो उसके अंदर से और इसके अंदर से डिफरेंस क्या है कि ये स्लीप के टाइम पे डिसअपियर हो जाते हैं और जो सेरिबेलम के होते हैं अगर हम लोग कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं तभी वहां पे ट्रेमर्स प्रोड्यूस होते हैं। जबकि जो पार्किंसन डिसीज के जो ट्रेमर्स होते हैं अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे वहां पे पार्किंसन वहां पर ट्रेमर्स प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। उसके बाद हो जाती है रिजिडिटी। जो मसल्स होंगे इसमें रिजिडिटी प्रोड्यूस हो जाती है। दूसरे डिसऑर्डर्स के अंदर एक टाइप ऑफ मसल या फ्लेक्सर या एक्सटेंसर उसके अंदर रिजिडिटी प्रोड्यूस होती है। जबकि जो पार्किंसन होती है इसमें बोथ ग्रुप्स के अंदर रिजिडिटी आ जाती है, यानी इंसान अपना हाथ हिला ही नहीं सकता। फ्लेक्सेस में भी रिजिडिटी होगी, एक्सटेंसर्स में भी रिजिडिटी होगी। लेकिन जब ट्रेमर प्रोड्यूस हो रहा होगा तो ये जो रिजिडिटी होगी ये हमारी ओवरकम ट्रेमर उसको कर देंगे और वहां पे उसको ट्रेमर प्रोड्यूस हो रहा होगा। फिर एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको कहते हैं ब्रेडिकाइनेसिस। ब्रेडिकाइनेसिस में क्या होता है कि इनिशिएटिंग मूवमेंट जो होती है वो स्लो हो जाती है। ब्रेडी का मतलब स्लो होता है और काइनेसिस जो होता है वो मूवमेंट के साथ रिलेटेड होता है। तो इसकी वजह से ये होता है कि एक काइनेसिया जिसके अंदर बिल्कुल मूवमेंट हमारी होगी ही नहीं या बहुत स्लो या बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए वो होगी, इसमें ब्रेडी काइनेसिस होता है। इसके अलावा जो पोस्चरल डिस्टर्बेंसेस होती है उसमें ये होगा कि जो पर्सन होगा वो स्टूप पोजीशन में खड़ा होगा और उसके जो आर्म्स होंगे वो फ्लेक्स्ड होंगे और जब वो चल रहा होगा तो वो छोटे छोटे स्टेप्स चलेगा और वो रुक नहीं पाएगा। अब पार्किंसन डिसीज की टाइप्स की बात करते हैं तो ये 3 टाइप्स की होती हैं अकॉर्डिंग टू कॉज। इसके काफी सारे कॉज होते हैं, बहुत सारे अननोन कॉजेज होते हैं, लेकिन जो 3 कॉजेज है उसकी बेस पे हम लोग पहली होती है पोस्ट एंसेफेलाइटिस। अगर हमारी बॉडी के अंदर वायरल इन्फेक्शन हो और उसकी वजह से सब्सटेंशिया नाइग्रा या कोई और स्ट्रक्चर बेसिक गैंग्लिया का इफेक्ट हो जाए तो उसकी वजह से उसको उस पार्किंसनिज्म को कहेंगे हम लोग पोस्ट एंसेफेलाइटिक पार्किंसनिज्म।
फिर सेकेंड टाइप आती है लेट्रोजीनिक। लेट्रोजीनिक पार्किंसनिज्म में क्या होगा, लेट्रोजीनिक उस वक्त होगा जब हम एनेस्थेटिक या एंटी डिप्रेसेंट जब हम एनेस्थेटिक या एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेंगे और उसके साइड इफेक्ट के अंदर हमारे जो ब्रेन के बेसल गैंग्लिया है या सब्सटेंशिया नाइग्रा वो इफेक्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से लेट्रोजीनिक पार्किंसनिज्म होगा। और फिर होता है अथीरोस्क्लेरोटिक पार्किंसनिज्म। अथीरोस्क्लेरोटिक पार्किंसनिज्म में क्या होगा कि जो कोई केमिकल होगा उसकी वजह से हम लोगों को पार्किंसनिज्म होगा, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, मैंगनीज हो गई, इनकी पॉइजनिंग की वजह से अथीरोस्क्लेरोटिक पार्किंसनिज्म होगा। ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसनिज्म की बात करते हैं तो पार्किंसनिज्म जो होती है उसके अंदर हमारे पास डोपामिन का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से हम लोग जो हो गए आर्टिफिशियल डोपामिन हम लोग आउटसाइड द बॉडी देंगे, लेकिन वो जो अगर हम लोग नेचुरल जिस तरह बॉडी की डोपामिन है उसकी तरह लेंगे तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हम लोग उसको पेशेंट्स को थोड़ी सी मॉडिफाइड एल डोपा देते हैं और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाता है। इसके अलावा हम लोग सेलिचिलाइंस उनको देते हैं। सेलिचिलाइंस वो होते हैं जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज को सेलिचिलाइंस वो होते हैं जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देते हैं। मोनोमाइन ऑक्सीडेज जो होगा डोपामिन की ब्रेकडाउन करा रहा होता है, जब मोनोमाइन ऑक्सीडेज जो होगा वो इनहिबिट हो जाएगा तो उसकी वजह से ये होगा कि डोपामिन ज्यादा देर तक रिटेन कर पाएगा। इसके बाद आजकल ये हो रहा है कि डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स जो होते हैं उनकी ट्रांसप्लांटेशन हम लोग बॉडी के अंदर कर रहे हैं, ये उसके न्यूरॉन्स को हम लोग बॉडी के अंदर ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से डोपामिन प्रोड्यूस होता है और पार्किंसंस की सिम्टम्स कम हो जाती हैं। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि बॉडी के जो अपने हैं डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स वो डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हम लोग आर्टिफिशियल आउटसाइड द न्यूरॉन दे रहे होते हैं वो खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब ये डायग्राम है, इस डायग्राम में हम लोगों को पता लग रहा है ये हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा जो होगा कॉर्डेट न्यूक्लियस को भी यही सप्लाई करेगा डोपामिन और इसके अलावा पोटामैन को भी सप्लाई करेगा, और यहाँ से जो पोटामैन और ग्लोबस फ्लाइडस होता है इससे थैलेमस को नर्व फाइबर्स आ रहे होते हैं। तो जब ये डोपामिन के फाइबर्स हमारे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ये फाइबर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या डोपामिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता, तो पोटामिन और ग्लोबस प्लैटस होता है इसका इफेक्ट थैलेमस पे ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ये इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो इसका मेन रीजन यही है कि यहाँ पे जो ग्लोबस प्लैटस है इसके नर्व फाइबर्स जो है थैलेमस को पहुंच रहे हैं, तो इसकी को रिमूव करने के लिए हम प्लेडोटॉमी कर देते हैं। प्लेडोटॉमी में क्या होता है, ये जो ग्लोबस प्लैटस के हमारे मोटर प्री मोटर कॉर्टेक्स में न्यूरॉन जा रहे हैं इनको यहाँ पे कट कर देते हैं, जिसकी वजह से थैलेमस पे इनका इफेक्ट नहीं होता और सबसे और जो पार्किंसन डिसीज के जो इफेक्ट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये थी हमारी पार्किंसन डिसीज।